इस वीडियो में हम आप लोगों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 से लेकर 84 तक बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 82 फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा की बात करता है। तो आइए इसे आसान सी भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए न्यायालय साक्ष्य के लिए पहले समन इशू करता है, उसके बाद वारंट इशू करता है। फिर भी महेश नामक व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा है, वह फरार हो गया है। वह अपने आप को नात रिश्तेदार, होटल आदि में रुककर अपने आप को छिपा रहा है। अब मान लीजिए पुलिस वाला महेश के घर गया वारंट लेकर, पता चला महेश घर छोड़कर फरार है, इनका कोई लता पता नहीं है। इस दशा में वारंट निष्पादित नहीं हो पा रही है। जब फरार है तो वारंट कैसे निष्पादित होगी? न्यायालय को पता चलता है कि महेश वारंट से बच रहे हैं, वो तो फरार हैं। तब उस दशा में न्यायालय एक रिटन प्रोक्लेमेशन इशू करता है, यानी लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि उस रिटन प्रोक्लेमेशन यानी लिखित उद्घोषणा में क्या लिखा होता है? तो उत्तर होगा, उस रिटन प्रोक्लेमेशन में महेश जिस जगह हाजिर होगा उस स्थान का नाम, दिनांक और टाइम मेंशन होगा कि आप फला डेट पर फला टाइम पर इस जगह हाजिर होइए। अब जो न्यायालय रिटन प्रोक्लेमेशन इशू करेगा और महेश के हाजिर होने में कम से कम 30 दिन का अंतर होना चाहिए। अब आइए इसे दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। आप लोग अमूमन सुने होंगे कि संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज है और अभियुक्त एफआईआर होते ही फरार हो जाता है। अब पुलिस वाले 161 सीआरपीसी का बयान लेने के लिए गवाहों और अभियुक्त को बुलाते हैं। तब पता चलता है कि अभियुक्त फरार है। तब उस दशा में पुलिस वाले न्यायालय में बताते हैं कि फला व्यक्ति फरार है। उसके बाद न्यायालय अभियुक्त के पते पर समन भेजती है। उसके बाद अगर अभियुक्त हाजिर नहीं होता तो उसके फलस्वरूप न्यायालय वारंट जारी करता है। फिर भी अगर अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं होता तब उस दशा में न्यायालय रिटन प्रोक्लेमेशन इशू करता है। साधारण सी भाषा में ये समझ लीजिए, यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है वह फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह फला स्थान में और फला टाइम पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा, हाजिर हो। आगे सबसेक्शन 2 कह रहा है, उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। अब आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। एक कह रहा है, मान लीजिए महेश फरार है और लिखित उद्घोषणा प्रकाशित हो गई। तब उस दशा में उस लिखित उद्घोषणा को उसके नगर या ग्राम के ऐसे सार्वजनिक स्थान पर पढ़कर सुनाई जाएगी जहां कुछ लोग एकत्रित हों। भले से ही महेश उस गांव में मामूली तौर पर निवास करता है। आगे बी कह रहा है, मान लीजिए महेश जिस जगह पर निवास करता है, मतलब ये समझ लीजिए महेश के घर के गेट पर लिखित उद्घोषणा चिपकाई जाएगी। मान लीजिए महेश जिस नगर या ग्राम में निवास करता है उस नगर या ग्राम के ऐसे स्थान पर उस लिखित उद्घोषणा को चिपकाया जाएगा जहां ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। आगे सी कह रहा है, वह लिखित उद्घोषणा उस न्यायालय के ऐसे स्थान पर चिपकाई जाएगी जिसने उसे जारी किया, जहां लोगों की नज़र पड़े। जिस स्थान पर लोगों की ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है उस स्थान पर उसे चिपकाया जाएगा। आगे सेकंड नंबर कह रहा है,
यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह निर्देश भी दे सकता है कि उस उद्घोषणा की एक प्रति वहाँ के क्षेत्रीय समाचार पत्र जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान आदि अखबारों में प्रकाशित की जाए। जहाँ ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। आगे सबसेक्शन 4 कह रहा है, अगर कोई अभियुक्त है, अगर उसके अंदर जो धाराएं दी गई हैं वह इंडियन पिनल कोड की धारा 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459 या धारा 460 इस तरीके की कई धाराएं सबसेक्शन 4 में दी गई हैं। अगर कोई व्यक्ति इन धाराओं के भीतर अभियुक्त है, अगर प्रोक्लेमेशन के बाद वो हाजिर नहीं होता है तो उसको न्यायालय जो है जांच करने के बाद वो न्यायालय उसको प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगी, यानी वो व्यक्ति भगोड़ा घोषित हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं धारा 83 क्या कह रहा है। धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के बारे में बात करता है। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति बड़ा घोटाला करके फरार है, उसको बुलाया गया वारंट करके, फिर भी वह न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ, तब उस दशा में न्यायालय उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। भगोड़ा घोषित करने के बाद उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। तो इस सेक्शन 83 के अंदर इसकी जो संपत्ति होती है, चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, उसको जब्त कर लिया जाता है। जब्त करने का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ए का मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी से खत्म हो जाएगा, ए ही उस प्रॉपर्टी का मालिक रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है, तब उस दशा में ए नामक व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार खत्म हो जाएगा। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति अपनी संपत्ति से किराया वसूल करता था, प्रॉपर्टी अटैच होने के बाद वह किराया भी वसूल नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है, जब न्यायालय एक बार प्रॉपर्टी को अटैच कर देता है तो वो प्रॉपर्टी 6 महीने तक अटैच रहती है न्यायालय के पास, यानी 6 महीने के अंदर ए नामक व्यक्ति आ सकता है और प्रॉपर्टी को छुड़वा सकता है। अब मान लीजिए ए नामक व्यक्ति 6 महीने के अंदर नहीं आता, वह न्यायालय में नहीं हाजिर होता, तब उस दशा में न्यायालय उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है। अब उसको बेचने के बाद उससे जो इनकम हुई है उसको न्यायालय 2 साल और रख सकती है। अगर ए नामक व्यक्ति 2 साल के अंदर न्यायालय में हाजिर हो जाता है और वो व्यक्ति क्लेम करता है और न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि वो क्यों नहीं हाजिर हो पा रहा था, तो उसके लिए दावा कर सकता है। फिर न्यायालय देखेगी उसके बात में दम है या नहीं है, लेकिन 6 महीने तक उसकी संपत्ति जब्त रहेगी। इस 6 महीने के अंदर मान लीजिए जो खर्च हुआ है न्यायालय का उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, वो सब उसी के प्रॉपर्टी से निकाला जाएगा, लेकिन न्यायालय 6 महीने तक तभी बचा के रखेगी कोई संपत्ति अगर कोई संपत्ति पेरिसेबल नेचर की नहीं है, यानी कोई ऐसी संपत्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति फल का कारोबार करता है। अब फल ऐसी चीज़ है जिसे कुछ दिन रखोगे तो सड़ जाएगा, उस तरह फल का उसके पास बहुत बड़ा स्टॉक है, लाखों रुपए का उसके पास माल है फलों का, तो उस दशा में न्यायालय उसको जब्त करके फौरन ही बेच सकती है। न्यायालय 6 महीने इंतजार नहीं करेगी। अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी जो न्यायालय अटैच कर रही है वो हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो न्यायालय उस दशा में रिसीवर को नियुक्त कर देगी कि भैया जो इनका शेयर जितना भी बन रहा है उसको बैठकर कैलकुलेट कर दीजिए, जो निकलेगी उसको जब्त कर देगी। न्यायालय जिसको कुर्की बोलते हैं, आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि फला व्यक्ति की संपत्ति कुर्क हो गई, उसमें जो रिसीवर होगा उसका राइट और ड्यूटीज
जो होगी सेम उसी तरह से होगी जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर रिसीवर की होती है। अब आइए जान लेते हैं धारा 84 के बारे में। धारा 84 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियों के बारे में बात करता है। तो चलिए उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति को आज की तारीख में अपनी संपत्ति बेच दी। उस संपत्ति का बी नामक व्यक्ति पैसा भी दे देता है ए नामक व्यक्ति को, लेकिन ए नामक व्यक्ति संपत्ति को बेचने के साथ साथ एक समझौता कर लिया। ए नामक व्यक्ति कहा, ऐसा है मैं तो संपत्ति तो तुम्हें बेच रहा हूँ, लेकिन कब्जा तुम्हें 2 महीने के बाद दूंगा, क्योंकि मेरे घर के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, उसको निकालने में बहुत समय लग जाएगा। ऐसा है तुम 2 महीने का समय दो मुझे, तब मैं तुम्हें प्रॉपर्टी को हैंडओवर करूंगा। बी नामक व्यक्ति तैयार हो जाता है। उसी दौरान ए नामक व्यक्ति कोई अपराध कर दिया। फिर क्या होता है, बी नामक व्यक्ति के विरुद्ध प्रोक्लेमेशन इशू होके उसके घर को अटैच कर लिया गया, लेकिन घर तो बी का हो चुका था। उसने ए नामक व्यक्ति से रजिस्ट्री करवाई थी। उस दशा में बी नामक व्यक्ति धारा 84 के अंदर ऑब्जेक्शन कर सकता है, वह क्लेम फाइल कर सकता है न्यायालय में। तब उस दशा में न्यायालय उसकी जांच करेगी, देखेगी कि बी के बातों में कितना दम है। अगर संपत्ति बी की होगी तो न्यायालय संपत्ति को रिलीज कर देगी। बी नामक व्यक्ति उसके अंदर सिविल सूट भी फाइल कर सकता है। वह दीवानी अदालत में जाकर कह सकता है कि ये विवादित संपत्ति नहीं है, यह संपत्ति मेरी है। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।